ट्यूलिप में फंड के चुनाव से जुड़ा है आपका रिटर्न, बताएगा मनी मंत्रा। और साथ ही आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, आज हमारा फोकस निवेश और इंश्योरेंस दोनों पर होगा और आज आपके तमाम सवाल जो होंगे वो मुख्य तौर पर इंश्योरेंस रिलेटेड ही हम शो में शामिल करेंगे। लेकिन चलिए हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। आज ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं और साथ ही हमारे पास PolicyX.com के फाउंडर और CEO नवल गोयल भी आज शो में शामिल हैं। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। शुरुआत करेंगे इंश्योरेंस के साथ, जहां पर आज मैं फोकस करना चाहती हूं नवजात शिशुओं के इंश्योरेंस को लेकर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की बीमारियां, इनफैक्ट जब न्यूबॉर्न्स होते हैं तो काफ़ी क्रिटिकल इश्यूज और इलनेसेस सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। अक्सर इस तरह की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं न्यूबॉर्न में, ये काफ़ी हद तक महंगी पड़ जाती हैं माता पिता के जेब पर। और क्योंकि अगर आपके पास पर्याप्त कवर नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस का कवर नहीं है और सही तरीके का हेल्थ कवर नहीं है, तो मेरे ख्याल से इस तरह की ट्रीटमेंट्स का इलाज करने में आपके काफ़ी सारे पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो नवजात शिशुओं के लिए नवल, क्या अलग से कोई प्लान होता है जिसके तहत इनको कवर किया जा सकता है? किस तरह से नवजात शिशुओं को कुछ बीमारियां होती हैं उनके पैदाइश के समय से, उन्हें हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में डाल सकते हैं, शामिल कर सकते हैं? नवल, आप म्यूट पर हैं शायद। सॉरी। सो इसके दो तरीके होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ ब्रॉडबैंड इशू आ रहा है, लेकिन पंकज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप बताएं विस्तार से किस तरह से हम नवजात शिशुओं को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं और कोई स्पेसिफिक तरह की बीमारी है जिसके तहत ही क्या कवर मुहैया कराया जा सकता है? देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो नवजात शिशु को बचपन से ही यानी जन्म के समय से हो सकती हैं। तो इस तरह की जो बीमारी होती हैं वो उन पॉलिसीज में कवर होती हैं जहां पर जैसे कि कोई पॉलिसी प्रेगनेंसी कवर है, तो प्रेगनेंसी के साथ साथ ये भी कंडीशन होती है कि जो बच्चा पैदा होगा वो भी ऑटोमेटिकली उसमें कवर होगा। अदरवाइज तो जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उनमें मिनिमम 90 डेज के बाद ही बच्चा उस पॉलिसी में कवर हो सकता है। लेकिन जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि नवजात शिशु को यदि जन्म के समय से कोई बीमारी हो जाती है तो वो तभी संभव है यदि आपने इस तरह का कवर लिया हुआ है अपनी पॉलिसी में, जहां पर प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसको यदि किस तरह की बीमारी होती है वो भी ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाए। तो आप पॉलिसी लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये कंडीशन उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। चलिए, क्या नवल मेरे साथ जुड़े हुए हैं? जी कविता। नवल, मुझे ये बताएं कि अमूमन जब भी हम अपने लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी और मैटरनिटी कवर आता है, लेकिन कुछ वेटिंग पीरियड के साथ आता है। अगर हम नवजात शिशुओं को कवर करने की बात करें और इनकी क्रिटिकल इलनेस को कवर करने की बात करें, तो क्या ये मैटरनिटी और प्रेगनेंसी कवर का हिस्सा हो सकता है या एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का हिस्सा ही होगा? जी, मैटरनिटी कवर यूजुअली मैटरनिटी से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उसको कवर करने के लिए होती है और उसमें काफ़ी मैक्सिमम प्लान्स में एक लिमिट रहता है कि 50,000 तक की मैटरनिटी कवरेज वो देते हैं। हालांकि कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिसमें मैटरनिटी के साथ वो ये भी कवर करते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। मतलब अगर मैटरनिटी है भी या नहीं है, बट न्यूबॉर्न बेबी का ऑटोमेटिक कवरेज कुछ प्लान्स ऑफर करते हैं। वो प्लान्स बेसिकली डे 1 से कवर करते हैं बेबीज को, वेयरएज अगर आप बाद में ऐड कराते हैं तो उसमें जनरली एक वेटिंग पीरियड रहता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि 90 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है, तो वो वेटिंग पीरियड के बाद ही कवर होंगे। तो मैटरनिटी के टाइम पे जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती है वो कवरेज उनको नहीं मिलता। अच्छा पंकज जी, यहाँ पर दो तरह की कवरेज है। एक तो न्यू बॉर्न बेबी कवर है और दूसरा जस्ट बॉर्न बेबी कवर है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? क्या न्यू बॉर्न के डेज को लेकर फर्क है या इन टर्म्स ऑफ कवरेज और फीचर्स में भी आप फर्क देखेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो अगर न्यू बॉर्न और जस्ट बॉर्न है तो दोनों एक ही बात होनी चाहिए। टर्म से मैं बहुत ज्यादा मतलब
कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक अगर बॉर्न बेबी है और हम जब बात कर रहे हैं कि नवजात शिशु को जो जन्म से बीमारियां हैं, एक चीज ऐसी हो सकती है कि होने के बाद में उसको जैसे कि हेपेटाइटिस हो जाता है बच्चे को, या फिर इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है जो कि जन्मजात बीमारी नहीं है। और जहां तक हम बात करते हैं एक बीमारी का कि वो पैदा होने से मतलब माँ के पेट से ही बीमारी थी, और वो बीमारी, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो हेरिडिटरी बीमारी होती है, तो जो कि बच्चा पैदा होते ही बीमारी लेके पैदा होता है। तो इस तरह से ये देखा जा सकता है कि वो किस तरह की बीमारी है, यानी कि होने के बाद में डेवलप हुई है या फिर माँ के पेट के अंदर से ही बीमारी थी। अच्छा, माँ के पेट के अंदर से कोई बीमारी है तो क्या वो कवर होती है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में, जो एक फैमिली के पास हो? बिल्कुल, मैंने ऐसा कहा। जी, बिल्कुल होती है। वही प्लान पे डिपेंड करता है। अगर प्लान में न्यूबॉर्न बेबी ऑटोमेटिक कवरेज है, तो वो हर तरह की बीमारी को कवर करेगा, जो जनरली प्लान में होती है, राइट? जैसे जो भी उसके पेरेंट्स जिस कवरेज का हिस्सा है, वही कवरेज का हिस्सा वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है। अमूमन न्यूबॉर्न को 120 या 180 डेज तक कवर किया जा सकता है। पंकज जी, क्या ऐसी कोई लिमिटेशन होती है? देखिए, डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी। कई पॉलिसीज में ऐसा भी होगा, जैसे हम दो बातें अलग अलग हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं जो हेरिडिटरी है, जो मतलब कि बच्चे को जन्म से पहले ही, जैसे मैंने कहा कि माँ के पेट से बीमारी थी, उसको बच्चा पैदा बीमारी लेकर ही हुआ, तो ऐसे में क्या होता है कि बीमारी आपके पहले भी है और बाद में भी रहेगी, और साथ ही कुछ पॉलिसी में समय को लेकर कंडीशन हो सकती है। तो हम यहाँ पर दो चीजों को अलग समझना होगा कि एक बीमारी जैसे कि होते ही बच्चे को निमोनिया हो गया, या बच्चे को होते ही जॉन्डिस हो जाता है, ये एक अलग चीज है। और जहां तक सवाल है कि पहले से ही बच्चा बीमार ही पैदा हुआ, तो इस तरह की दोनों चीजें कवर हो सकती हैं। और टाइम को लेकर भी ये पॉलिसी टू पॉलिसी कंडीशन हो सकती है, पर ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि अगर वो ऐसी कोई जन्मजात बीमारी है तो वो आगे कवर नहीं होगी, लाइफ लॉन्ग भी कवर रह सकती है यदि वो पॉलिसी में कंडीशन है। नवल, ऐसे में हमने देखा है कि कई सारी पॉलिसीज ऐसी भी हैं जो या तो नवजात शिशु को इनबिल्ट पॉलिसी के तहत कवर करती हैं, या एड ऑन कवर्स भी आप इसके लिए ले सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या इस तरह के कवर्स मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो क्या आपको ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा? जी, वो उसको हम ऐड ऑन नहीं करेंगे, कहेंगे इट इज बेसिकली एंडोर्समेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में 2 मेंबर थे, आपने दोनों को कवर किया, उसके बाद एक और मेंबर ऐड हुआ, तो आप कुछ समय बाद हो सकता है उसको भी ऐड कराना चाहे फैमिली फ्लोटर प्लान में, तो बेसिकली आपके प्लान चेंज हो जाएगा। जिसमें आप पहले 2 एडल्ट्स थे, तो अब 2 एडल्ट्स प्लस 1 चाइल्ड हो जाएगा, और उसी हिसाब से आपको प्रीमियम एडिशनल देना पड़ता है, क्योंकि आपने एक चाइल्ड को ऐड किया है और वो उसी कवरेज का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये बाद में कराना भी पॉसिबल है। मुझे ये जानना है कि नवजात शिशु को कवर करने वाली जितनी पॉलिसीज होती हैं, इनमें क्या प्रीमियम नॉर्मल, अगर हम कवरेज लेते हैं नवजात शिशु की, तो नॉर्मल और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान जो एक परिवार के पास ऑलरेडी होता है, क्या प्रीमियम में कुछ फर्क पड़ता है? और क्या हम प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा पे करके मैटरनिटी या प्रेगनेंसी के जितने भी वेटिंग पीरियड हैं, पंकज जी, क्या उनको वेव ऑफ हम कर सकते हैं? देखिए, जहां तक सवाल है एक नवजात बच्चे को इंक्लूड करने का, जो कि मैं बात कर रहे हैं 90 डेज के बाद में, तो उसमें तो कोई अलग से नहीं है। आप किसी भी पॉलिसी में जब आप मतलब मदर और फादर की ऑलरेडी पॉलिसी है और बच्चे के होने के बाद वो उसको भी ऐड करना चाहते हैं, तो उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल प्रीमियम है वही आपका यहाँ पर लागू रहेगा। लेकिन जहां तक इस तरह की पॉलिसी का सवाल है, जहां पर कि पहले से कोई बीमारी है, बच्चा बीमारी लेकर ही पैदा हो रहा है और उसको भी पॉलिसी में कवर किया जाए, तो हर पॉलिसी में ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर आपको इस तरह का बेनिफिट देखना है कि कौन सी पॉलिसी ये बेनिफिट देती है, तो एक तो जैसा मैंने कहा कि जहां पर प्रेगनेंसी कवर होती है, वहां पर अधिकतर उन पॉलिसीज में ये भी होता है कि प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा बॉर्न होगा, यदि वो इस तरह की बीमारी से ग्रस्त है तो उसकी वो बीमारी भी कवर होगी। लेकिन जैसा अभी बात चल रही थी, नवल ने बोला कि जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी वाली पॉलिसी में ही ये कंडीशन हो, दूसरी पॉलिसी में भी हो सकती है। लेकिन अगर ये वाला टर्म वहां पर है कि जो बच्चा पैदा होगा, यदि वो बीमारी लेकर पैदा हो रहा है और उसको भी वो बीमारी कवर होगी, तो यहां पर प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव कवर चाहते हैं
और ऐसा है कि बच्चा पैदा होने वाला है, क्योंकि देखिए क्या पता जो व्यक्ति पॉलिसी ले रहा हो उससे प्लानिंग हो चुकी हो, अब उन्हें ऐसा नहीं है कि बच्चे होने वाले हैं तो उनको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कपल जो कि अभी पॉलिसी ले रहा है और जहां पर फैमिली एक्सपेंशन होने वाला है, वहां पर डेफिनेटली ये वाली चीज भी पॉलिसी में कंसिडर की जा सकती है। थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा होगा इस तरह के कवर के साथ पॉलिसी लेने पर, लेकिन इस तरह का कपल ऐसी पॉलिसी को कंसिडर कर सकता है। कुछ पॉलिसीज के नाम रेकमेंड करना चाहेंगे आप नवल? जी, इसमें मैक्स बूपा की हार्ट बीट फैमिली फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें ये न्यूबॉर्न बेबी को भी कवर देते हैं। मतलब मैक्सिमम जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज होती है उनमें ये कवरेज होता है, जो थोड़ी सी जिसमें सब तरह के कवरेज अवेलेबल होते हैं उनमें ये पॉलिसीज होती है। बट जनरली 90 डेज का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है, तो वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि 90 डेज का वेटिंग पीरियड कौन सी पॉलिसी में नहीं है, वो आपको देखना होगा। तो उस पॉलिसी को आप कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मैटरनिटी कवर के साथ ऐड हो जाता है, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई चली जाती है। बट उसमें जो मैटरनिटी से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज होती है वो सारी कवरेज उसमें मिल जाती है। ऑलराइट, तो चलिए, नवजात शिशु को कैसे अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आप कवर कर सकते हैं और किस तरह से जो न्यू बॉर्न्स को बीमारियां होती हैं उनका खर्च आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत ही चुकाया जाए, इसकी तमाम रणनीति हमने आपको बताई है। लेकिन आज हम एक और मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और पंकज जी, LIC ने लॉन्च की है अपनी सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जिसका यहाँ पर शुरुआत की गई है धनरेखा नाम से ये सेविंग्स प्लान है। मुझे बताएं इसके फीचर्स क्या है। इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इस पॉलिसी के बारे में लगी वो ये है कि इसमें महिलाओं के लिए खास प्रीमियम के ऑफर्स हैं और थर्ड जेंडर को भी इस तरह की पॉलिसी में शामिल किया गया है। मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है जो कि हम LIC को लेते हुए देख रहे हैं। इसके पहले भी अगर किसी थर्ड जेंडर की कवरेज को लेके पॉलिसीज है तो आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं धनरेखा की बात करूं तो इस पॉलिसी के फीचर्स थोड़ा बारीकी से बताइए। बिल्कुल, देखिए ये एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी है, यानी कि यूनिट लिंक पॉलिसी नहीं है। इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव या उससे कोई संबंध नहीं है। ये एक सेविंग प्लान है, ट्रेडिशनल प्लान है, और साथ ही ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है। मतलब कि यूजुअली जो पॉलिसी होती है उनमें बोनस डिक्लेयर होता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका बोनस हर साल डिसाइड होता है और वो डिक्लेयर होता है। लेकिन ये ना तो यूनिट लिंक पॉलिसी है, ना ही ये पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स या पॉलिसी होल्डर ये पॉलिसी ले रहे हैं उनको बेनिफिट क्या है? उनका बेनिफिट है गारंटीड एडिशन। तो यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन टर्म 50 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड या 55 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 60 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आपको पता है कि कितना पैसा मिलने वाला है मैच्योरिटी पर। साथ ही ये मनी बैक प्लान है, यानी कि अगेन आपने 20 ईयर का प्लान लिया है, 30 ईयर का लिया है या फिर 40 ईयर का प्लान लिया हुआ है, उस हिसाब से आपको बीच बीच में कुछ पैसा वापस भी मिलता रहेगा। तो मनी बैक प्लान है, ट्रेडिशनल प्लान है, साथ ही यहां पर गारंटीड एडिशन है। तो इस हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई बहुत खास प्लान है, अलग है। पहले से ही LIC के पास मनी बैक प्लान है, पहले से ही LIC के पास नॉन पार्टिसिपेटिंग भी है। लेकिन खास बात जो आपने कहा कि यहां पर एक चीज हाईलाइट की गई है कि थर्ड जेंडर को भी इंक्लूड किया गया है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये एक अच्छा कदम है। पहले भी इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी देती थी, लेकिन कई बार थर्ड जेंडर को फीमेल की कैटेगरी में रख दिया जाता था, ये भी होता था। लेकिन अब क्योंकि उनको एक रिकग्निशन मिला है और उसको अलग से ही रखना चाहिए, तो इस तरह से पॉलिसी उन लोगों के लिए ये शायद फायदेमंद रहेगी। लेकिन अगेन जब हम कहते हैं कि जब आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हो तो उसको इंश्योरेंस के मकसद से कीजिए, और इंश्योरेंस के हिसाब से कहेंगे तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि आप का जो कवर है, आपका जो प्रीमियम है, उसके आधार पर शायद ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव ना हो यदि आप प्योर इंश्योरेंस के हिसाब से लेना चाहें। ऑलराइट, देखिए इसमें कई तरह के सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं, थोड़ा सा इस पर हम बारीकी से जाएंगे। नवल, ये बताएं हमें, सर्वाइवल बेनिफिट रेगुलर इंटरवल्स पर मिलने की यहाँ पर बात कही गई है। अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा पे करें तो आपको जो लिक्विडिटी का इशू अमूमन होता है इस तरह की पॉलिसीज़ में, वो भी नहीं होगा। और जो ये एड ऑन की बात हो रही है, गारंटीड एडिशन,
इसको थोड़ा और समझाएं, ये किस तरह से एडिशन होगा और पॉलिसी खरीदने के कितने साल से ये लागू हो पाएगा? जी, गारंटीड एडिशंस जनरली ये होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो एक समय-समय में आपकी पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट को ऐड कर देती है, जिसके जिसके बेसिकली जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, उसमें आपको कुछ रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस है, तो वो रिटर्न्स इसी ज़रिए आता है इन पॉलिसीज़ में, ताकि आप एक एक समय के बाद इन पॉलिसीज़ में मैच्योरिटी करवा सकते हैं या अर्ली विथड्रॉवल करा सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट वो रिटर्न मिल जाए, क्योंकि आप हो सकता है कि एंड तक ना रुके। आपको जो मेन चीज़ देखनी चाहिए इन पॉलिसीज़ में कि आईआरआर क्या मिल रहा है। अगर आप जनरली सेविंग्स प्लान आज के समय में देखेंगे तो जनरली चलिए, तो यहाँ पर एक बार फिर से बैंडविड्थ का इशू, लेकिन हाँ, इसी बात को आगे ले जाते हुए तो किस तरह के लोगों को इस तरह की पॉलिसीज लेनी चाहिए? अमूमन हम कहते हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आपको अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम सर्वाइवल बेनिफिट्स देख रहे हैं और दो प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शंस है, सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, थोड़ा सा इसको समझाएं पंकज जी, क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, देखिए सिंगल प्रीमियम मतलब एक बार प्रीमियम भर दिया और पूरे टर्म तक आपका कवर लागू रहेगा। दूसरी बात यह है कि आप यहां पर लिमिटेड प्रीमियम के साथ भी पॉलिसी ले सकते हैं, यानी कि यदि 20 साल का टर्म है तो आपको सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम भरना है। अगर 30 साल का है तो 15 साल प्रीमियम भरेंगे, 40 साल की पॉलिसी है तो 20 साल प्रीमियम भरेंगे, यानी कि आप एक फिक्स टर्म के लिए प्रीमियम भरेंगे और जो आपका पॉलिसी का टर्म है वहां तक आपका कवर लागू रहेगा। यानी यूजुअली क्या होता है कि प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उसके बाद यदि लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उसके बेनिफिशियरीज को कोई क्लेम नहीं मिलता। लेकिन यहां पर यदि 20 साल की पॉलिसी है, 10 साल प्रीमियम भर दिया, 11वें साल में, 12वें साल में या 20 साल से पहले कभी भी उस लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो गई तो उसके बेनिफिशियरीज को क्लेम मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका लिमिटेड प्रीमियम। दूसरी बात जो हम बात कर रहे थे अभी कि देखिए यहां पे सर्वाइवल बेनिफिट की जहां तक हम बात कर रहे थे, नवल से बात चल रही थी, तो सर्वाइवल बेनिफिट क्या है? यहां पर आपका यदि 20 ईयर की पॉलिसी है, आपने 20 साल की पॉलिसी ली, 10 साल प्रीमियम भरा यहां पर, लेकिन आपको यहां पर 10th ईयर में 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, यानी कि यदि आपने 1 लाख की, यदि आपने 2 लाख की पॉलिसी ली है तो उसका 10% यानी कि 20,000 रुपया आपको मिल जाएगा। 15th ईयर में फिर से आपको 20,000 मिल जाएगा और बाकी का जो बचा आपका पैसा वो आपको 20 ईयर के एंड में मिल जाएगा। इसी तरह से 30 साल की पॉलिसी है तो 15% 15 साल के बाद और 15% 20 साल के बाद और बाद में फिर 15% 25 साल के बाद मिलेगा और बाकी का पैसा 30 साल के बाद मिल जाएगा। तो ये हो गया सर्वाइवल बेनिफिट। और जहां तक बात हम कर रहे थे गारंटीड एडिशन की, तो 6th ईयर से स्टार्ट होगा, 6th ईयर से 20th ईयर तक 50 रुपए पर 1000 सम एश्योर्ड। मैं इसको और थोड़ा सा बता दूं क्योंकि नई पॉलिसी है। किसी का अगर 2 लाख का सम एश्योर्ड है तो आप मान लीजिए, क्योंकि 1 लाख के ऊपर आपको 5,000 मिलेंगे तो 2 लाख के ऊपर 10,000 रुपया मिलेगा, तो हर साल 10,000 रुपया ऐड होता जाएगा 6th ईयर से लेकर 20th ईयर तक। और 21वें साल से यदि पॉलिसी लंबी अवधि की है तो 21वें साल से 55 रुपए पर 1000 यानी कि 5,500 रुपया 1 लाख पर ऐड होगा और 31वें साल से 40वें साल तक 60 रुपया यानी कि 6,000 रुपए 1 लाख के सम एश्योर्ड पर ऐड होता जाएगा। तो ऐसे में ये बताएं हमें, क्योंकि इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा और पैसा दें, प्रीमियम भरें, तो आप लिक्विडिटी के साथ साथ आपको लोन फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको ऑप्शनल राइडर भी दिए जाएंगे। ये किस तरह के राइडर्स का ऑप्शन है जो आप इस पॉलिसी में खरीद सकते हैं, इसके साथ खरीद सकते हैं? बिल्कुल, यहां पर राइडर्स की बहुत सारी चॉइसेस हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है, यानी कि यदि एक्सीडेंट में डेथ हो जाती, किसी ने अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया और साथ में 5 लाख का एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट भी लिया है और उसकी एक्सीडेंट में डेथ होती है, तो 5 लाख तो जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो मिलेगा और साथ ही 5 लाख का जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है वो मिलेगा, यानी कि 10 लाख का कवर मिल जाएगा। और यदि उसने राइडर के रूप में एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट लिया है और उस पर्सन का एक्सीडेंट होता है, यानी कि जिसने पॉलिसी ली है उसका एक्सीडेंट होता है, डेथ नहीं होती है,
तो उस केस में डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लिया हुआ है, इसलिए डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के तहत जो सम एश्योर्ड है वो मिल जाएगा। उसके अलावा यहां पर क्रिटिकल इलनेस का कवर भी अवेलेबल है, हालांकि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में नहीं है, लेकिन लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी में ये कवर भी अवेलेबल है। तो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट को भी राइडर के रूप में यहां पर इंक्लूड किया जा सकता है। उसके अलावा एक राइडर यहां पे बहुत अच्छा है, वो है वेवर ऑफ प्रीमियम, यानी कि यदि बच्चे के नाम से पॉलिसी ली हुई है और माता पिता की डेथ हो जाती, मतलब जिसने भी पॉलिसी ली है, माता ने या पिता ने, उनकी डेथ हो जाती है, तो आगे प्रीमियम नहीं भरना है, क्योंकि अगर माता या पिता जो प्रीमियम की पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे थे, उनकी डेथ हो गई तो प्रीमियम कौन भरेगा? तो प्रीमियम नहीं भरना है, लेकिन लाइफ कवर वहां पर लागू रहेगा और वो पॉलिसी आपकी इंटैक्ट रहेगी। तो इस तरह से यहां पर कुछ एडिशनल प्रीमियम भर के राइडर के रूप में एडिशनल बेनिफिट अवेल किए जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है LIC का नया प्लान जो हमने आपको विस्तार से समझाया है, लेकिन इसके बावजूद आपसे कहना चाहेंगे कि अपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को आपको अलग अलग रखना चाहिए। ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है और आपको मनी बैक के तौर पर और सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर बीच बीच में पैसे जो हैं वो मिलते रहेंगे। लेकिन एक और मुद्दा जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है यूलिप। जितने भी लोग टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस खरीदते हैं उसमें यूलिप प्लान सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। लेकिन आप जब यूलिप प्लान खरीदें तो कैसे इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जब आप यूलिप प्लान खरीदें तो किस तरह से आपको उसमें फंड का चुनाव करना चाहिए ताकि आपको मुनाफा हो, ये हम आपको आज बताएंगे मनी मंत्रा पर। इक्विटी, डेट, बैलेंस्ड, हाइब्रिड और लिक्विड, ये 4 तरह के ऑप्शंस हैं जो आपको दिए जाते हैं। नवल, मुझे ये बताएं कि किस तरह के शख्स को किस तरह का ऑप्शन यूलिप में खरीदना चाहिए। यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर अगर आप लंबा बने रहें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में तो जो आप प्रीमियम देंगे वो फंड कॉस्ट और तमाम चीज़ों में काट लिया जाएगा, और एग्जैक्ट पूरा पैसा अगर आप मान लीजिए आपके पास इक्विटी का ऑप्शन है, विकल्प है, वो फंड आपने चुना हुआ है तो उसमें नहीं लगाया जाएगा। फायदा तभी है जब आप 15 से 20 साल का लक्ष्य कोई पकड़कर चले और तब आप यूलिप में बने रहें। इसके बावजूद अगर किसी ने अब खरीद रखी है यूलिप या खरीदना चाहते हैं तो क्या देखकर फंड का चुनाव करना चाहिए? जी, फंड का चुनाव बेसिकली 2 चीजों पे निर्भर करना चाहिए। एक, आपका जो टाइम होराइजन है वो कितना है, 3 साल है, 5 साल है या 10 साल, 15 साल, उसके ऊपर जितना आपका लंबा टाइम होराइजन है उतना ही आप रिस्क ले सकते हैं। और दूसरा, एक इंसान की रिस्क एपेटाइट होती है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है मेरा पैसा सुरक्षित रहे, भले ही ज्यादा ना बढ़े, बट कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं मेरा पैसा ज्यादा बढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मैं देख सकता हूँ। तो ये 2 चीजों के डिसीजन जिस तरह के लोग हैं उसी हिसाब से उसको डिसीजन लेना चाहिए कि उनको इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या डेट ओरिएंटेड। अब इन दोनों के बीच में बाकी के ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे बैलेंस्ड फंड अगर बात करते हैं तो वो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर इक्विटी मार्केट काफी बढ़ रहा है तो वो थोड़ा बहुत पैसा डेट में लगाते जाएंगे, जिससे कि एक वो बैलेंस बना रहे, और अगर घट भी रहा है तो वो इक्विटी मार्केट में ज्यादा लगाते जाएंगे और डेट से कम करते जाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म अगर टाइम होराइजन है तो डेफिनेटली हमने हिस्टोरिकली देखा है कि इक्विटी फंड सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि उनमें इन्फ्लेशन बीटिंग टेंडेंसी रहती है, और क्योंकि कंपनीज ज्यादा तेजी से ग्रो करती है एक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से, तो डेफिनेटली उसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है, क्योंकि हो सकता है 2-3 साल बाद भी आपका फंड बिल्कुल भी परफॉर्म ना करे, या हो सकता है 2-3 साल में ही आप 30% 40% रिटर्न पे चले जाएं। तो डेफिनेटली एक इक्विटी फंड में उतार चढ़ाव ज्यादा रहती है, बट लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि इक्विटी फंड डेट फंड को डेफिनेटली 4 से 5% से बीट करती है। तो आपका एक्सपेक्टेशंस ये रहना चाहिए कि डेट फंड आपको 5 से 6% का रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में, और इक्विटी ओरिएंटेड फंड आपको 12 से 15% का रिटर्न दे देगा। समझना यहाँ पर ये है कि अगर आपको अपना फंड का चुनाव बीच में बदलना हो, पंकज जी, मेरे पास जिस भी तरह का फंड का चुनाव हो, अगर बाजार की चाल को देखते हुए मैं बदलाव करना चाहती हूँ तो क्या यूलिप में ये मुमकिन है, और अगर ऐसा है तो मैं कितनी बार फंड स्विच कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप स्विच कर सकते हैं, और यहाँ पर डिपेंड करता है, कुछ पॉलिसीज में अनलिमिटेड स्विचेस फ्री मिलते हैं और कहीं पर ऐसा होता है कि 1 साल में आप 4 बार 3 बार फ्री कर सकते हैं, उसके बाद में कुछ आपको चार्जेस पे करने होते हैं। तो स्विच करना तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप
इक्विटी से डेट में, डेट से हाइब्रिड में, या हाइब्रिड से लिक्विड में स्विच कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि चार्जेस अप्लाई हो सकते हैं। कविता, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, जो नवल ने भी जो बात को खत्म किया वहां से, कि देखिए यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो लिक्विड फंड में तो आप बिल्कुल भी पैसा ना रखें शुरुआत में, क्योंकि अगर आप 4-5% का रिटर्न वहां पर जनरेट कर पाएंगे, ले पाएंगे, तो फिर वहां पर कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। लंबी अवधि के लिए जब निवेश कर रहे हैं तो लिक्विड में तो आप बिल्कुल ना करें। लिक्विड फंड में लास्ट के 1-2 साल जब बचे हों, यानी 20 साल की पॉलिसी हो और आपके 18 साल 17 साल पूरे हो गए हैं, तब आप चाहें कि आप बहुत ग्रोथ हो गई है उसको सेव कर लें, तब आप उसको लिक्विड में ट्रांसफर कर सकते हैं। इनिशियली तो बिल्कुल ना करें। और जहां तक डेट का सवाल है, वो भी लास्ट के 5 साल में आप सोच सकते हैं कि अब उसको अपना जो आपने ग्रोथ ली है उसको आप थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से ट्रांसफर कर लें। बट इनिशियल ईयर्स में तो आप इक्विटी में जाएं तो बेहतर है। और मैक्सिमम यदि आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो उस केस में हाइब्रिड में, जिसको हम बैलेंस भी कहते हैं, उसमें जा सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा और ऐड कर दूं, तो लिक्विड में आप शुरू में जाएंगे कि रिस्क नहीं लेना है, वो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि रिटर्न्स आपके बहुत ही कम होंगे लिक्विड में, तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए, तो यूलिप वैसे तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का आपको फीचर देता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप यूलिप खरीदना ही चाहते हैं तो आप अपनी रिस्क उठाने की क्षमता को समझें और किसी लक्ष्य से यूलिप प्लान को बांधे, तब जाके ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, प्योर इंश्योरेंस प्लान नहीं है। यूलिप के बावजूद भी आपके पास एक सही तरीके का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए और एक सही तरीके की इन्वेस्टमेंट रणनीति भी होनी चाहिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे। उस बीच आपको बता दें कि ये शो सोशल मीडिया पर लाइव है, चाहे तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वरना व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 हमारा नंबर है, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप करें और अपने सवाल हमें भेजें। मिलते हैं आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। मनी मंत्रा देख रहे हैं आप, और अब शो का अगला आधा घंटा जहां पर हमारा फोकस होगा दर्शकों के सवालों की ओर। और इस बीच आपको बता दें कि अगर आप भी शो देख रहे हैं, अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर। आगे बढ़ेंगे और पहले दर्शक दीपांकर दास मेरे साथ फोन लाइन पर है। दीपांकर, नमस्कार, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं आपका प्रोग्राम हर रोज देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान से बोल रहा हूँ। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। अच्छा, तो सर आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है, इसमें आप निवेश कब से कर रहे हैं? ये 2 साल हो गया है मैडम। 2 साल हो गया है, ठीक है। और आप डायरेक्ट स्कीम्स में निवेश कर रहे हैं ना? डायरेक्ट नहीं मैम, ये सब रेगुलर प्लान, रेगुलर प्लान्स हैं। हाँ, रेगुलर प्लान है। ठीक है। लक्ष्य केवल रिटायरमेंट का है? हाँ, रिटायरमेंट का है। ठीक है। कितना इकट्ठा करना है आपको? हमको 3 करोड़ रिटायरमेंट में 3 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है। आपको अपने निवेश में और 5,000 रुपए का निवेश बढ़ाना है? हाँ, वो बढ़ाना है। तो किस फंड में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो आज बहुत सौभाग्य है मेरा कि पंकज भी है, उसको मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, यूट्यूब में उसका फॉलोअर हूँ मैं। अच्छा। चलिए, तो मौके पर आपका सवाल लिया है पंकज जी, आपकी सलाह मानते हैं दीपांकर, तो बताएं इनको इनके पोर्टफोलियो में फंड्स आपको कैसे लगे? दीपांकर जी, पहले थैंक यू वेरी मच अप्रिशिएट करने के लिए। और जहां तक सवाल है, पहली बात दीपांकर मैं आपको बोल दूं कि आपने जो लक्ष्य 3 करोड़ का लिया है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत यंग है, 23 साल का वक्त है आपके पास रिटायरमेंट के लिए। और उस हिसाब से मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा लक्ष्य को बढ़ाना होगा, क्योंकि यदि आप 6% का भी महंगाई दर लेके चलते हैं तो 3 करोड़ रुपया आज से 23 साल के बाद आज के लगभग 78 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो मेरे हिसाब 78 लाख के आसपास होगा। तो इस हिसाब से ये अमाउंट कम हो जाएगा, आपको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक ये है कि आपने जो फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ये ठीक है, और 5,000 रुपये बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए 2 कैटेगरी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो इंटरनेशनल फंड आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है, तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ ग्लोबल एक्सीलेंस इक्विटी फंड,
इनमें से किसी भी एक फंड का चुनाव कर लीजिए। और साथ ही क्योंकि लक्ष्य लंबी अवधि का है तो स्मॉल कैप फंड को भी आप इंक्लूड कीजिए। आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप या फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन दोनों में से एक फंड रख सकते हैं। तो 5,000 रुपए को आप 2,500 रुपया बांट लीजिए 2 स्कीम्स में। और साथ ही एक सलाह और होगी कि आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाइए जितना भी आपसे पॉसिबल हो सके, क्योंकि 3 करोड़ इकट्ठा करने के लिए भी आपको जरूरत है। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि आपका लक्ष्य 3 करोड़ से भी अधिक होना चाहिए। बिल्कुल, और साथ ही बहुत ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद आप अपनी रणनीति पर कैसे कायम रहें और कैसे नियमित तरीके से अपने कॉर्पस का इस्तेमाल करें। बहरहाल फ़िलहाल तो लक्ष्य है 3 करोड़ को ही आगे बढ़ाने का। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि अपने निवेश में आप इजाफा करते रहें और जो फंड्स को लेकर एडिशंस और बदलाव बताए हैं पंकज जी ने, उस पर आप अमल करें। दीपांकर, और कोई सवाल पूछना है? सवाल वही एक ही है कि वो जो इन्वेस्ट में जो बढ़ाऊंगा मैं हर साल, जो इंक्रीज करूंगा, उसका अमाउंट कितना % होगा? 20% होगा तो चलेगा? 20-25%? देखिए, वैसे तो जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। हम कहते हैं कि आप जितनी क्षमता हो उतनी बढ़ाइए, वरना 10% तो मिनिमम होना ही चाहिए। पंकज जी। बिल्कुल दीपांकर, जैसा क्योंकि मैंने कहा अगर 3 करोड़ का लक्ष्य हो तो वो तो आपका 5% बढ़ाने से भी पूरा हो जाएगा। यदि आप 18,000 से अभी शुरू कर रहे हैं और आपके पास डायरेक्ट इक्विटी में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो उस हिसाब से आप अगर 5% बढ़ाएंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपका लक्ष्य 3 करोड़ नहीं 5 करोड़ होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप 10%, 15% जितना बढ़ा सकें वो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए दीपांकर, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। आगे ठीक जी, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल अश्विनी घटेकर का मैं लूंगी। इन्हें हम फोन लाइन पे लाने की कोशिश। प्लान खरीद सकते हैं अभी, जो रिटायरमेंट के बाद भी इनका कंटिन्यू रहेगा, और बेस प्लान फिर ये कोई और प्लान में निवेश कर सकते हैं रिटायरमेंट के समय में। हालांकि ऐसा कोई हेल्थ इंश्योरेंस में रिटायरमेंट से रिलेटेड कोई चलिए, मेरे ख्याल से जो IRDA ने नियम निकाला, जी नवल, उसमें पोर्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। ग्रुप मेडिकल प्लान जो होता है उससे आप इंडिविजुअल प्लान में पोर्ट कर सकते हैं। आपके जो भी कंटिन्यूटी बेनिफिट है वो जारी रहेगी। ओके, अभी अगर इनको अपने लिए कोई हेल्थ प्लान लेना हो तो आप कौन सा रेकमेंड करेंगे? काफी सारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है। नीवा बुपा का रिचार्ज या रीएश्योर प्लान है, स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज है, इनके काफी बेहतरीन प्लान आए हुए हैं मार्केट में, और ये इनमें से कोई भी प्लान ये कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, फोन लाइन पे अगर अश्विनी होती तो फिर और बेहतर हम इनको समझाइश दे सकते हैं। बहरहाल अगला सवाल हम लेंगे, और अगला सवाल है मोनी का, और कोलकाता से ये अपना सवाल हमसे पूछ रहे हैं। इन्होंने 15 साल तक का निवेश का लक्ष्य रखा हुआ है। हर साल 10% से अपना निवेश बढ़ाएंगे भी। उम्र इनकी 25 साल की है, और 2 साल से जो फंड्स की डिटेल्स हमें दी हैं जिनमें निवेश कर रहे हैं, उनमें पिछले 2 साल से ये कह रहे हैं निवेशित है। और फिलहाल लक्ष्य के मुताबिक इन्होंने ये नहीं बताया है कि कितना इनका लक्ष्य है कॉर्पस का। वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से ये निवेश कर रहे हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड है इनके पास, यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स ग्रोथ है, और मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप भी है। 4 फंड्स है पंकज जी इनके पोर्टफोलियो में। 25 ईयर्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छे समय पर उम्र में इन्होंने शुरुआत की है। पंकज जी, आई एग्री विद यू। देखिए 25 साल की उम्र है और 15 साल का लक्ष्य है निवेश का, तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिसिंग है, तो मैं जरूर कहूंगा कि स्मॉल कैप को ऐड करेंगे, एसआईपी के जरिए वहां निवेश करेंगे तो ये बेहतर होगा। और स्कीम्स का सवाल है तो मैं कहूंगा कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन दोनों में से कोई भी स्कीम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। कविता, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि इनके पास नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड है। इन जनरल मैं बताना चाहूंगा कि नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड जो है बेसिकली ये नैस्डैक 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का इंडेक्स है। तो इन्वेस्टर्स जब इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शुरुआत में मेरी सलाह ये होगी कि उन्हें ब्रॉडर इंडेक्स में जाना चाहिए, जैसे कि S&P 500 इंडेक्स फंड है, वो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। क्योंकि जब आप
किसी एक इंटरनेशनल फंड में कर रहे हैं तो क्यों ना उसमें सारे ही सेक्टर को इंक्लूड करें। तो जैसे मोतीलाल ओसवाल का इन्होंने नेस्डेक 100 इंडेक्स लिया हुआ है, मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 इंडेक्स भी है। तो मेरे हिसाब से इनके लिए भी और किसी भी इन्वेस्टर के लिए, जब पहली बार आप कोई इंडेक्स फंड लेते हैं, आप पहली बार कोई इंटरनेशनल इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, तो पहले आपको डाइवर्सिफाइड फंड में जाना चाहिए। और S&P 500 में आपका जो यूनिवर्स है बहुत बड़ा है, 500 कंपनीज का यूनिवर्स है एज कंपेयर टू 100 कंपनीज ऑफ नेस्डेक 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमारे जो मोनी है ये काफ़ी यंग है, 25 इयर्स की इनकी उम्र है, आगे चलते हुए शायद इनको अपनी निवेश रणनीति को वापस से देखना होगा और रीलुक करना होगा, रिवैम्प भी करना होगा पंकज जी। ऐसे में अगर निवेश बढ़ाने का मन हो तो मौजूदा फंड में शायद बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे ये भी समझना है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट प्लान भी बढ़ता है, क्योंकि आपके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियां आती हैं और साथ ही आपके रिस्क उठाने की जो क्षमता होती है उसमें भी तब्दीली आती है। तो उसे ध्यान में रखते हुए मोनी को क्या कदम उठा लेने चाहिए? मोनिल को पहले तो अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करने चाहिए, वो सेट करने चाहिए। क्योंकि जब गोल सेट होंगे तो उनको मालूम चलेगा कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उनके पास कितना वक्त है, और उस वक्त के हिसाब से वो प्रॉपर एसेट एलोकेशन कर पाएंगे। क्योंकि यदि कोई गोल अब से 3 साल के बाद है तो वहां पर इक्विटी बहुत कम या ना के बराबर एलोकेट करें तो बेहतर होगा। लेकिन यदि कोई गोल अब से 25 साल बाद का है तो मैं कहूंगा कि 100% तक भी इक्विटी एलोकेशन रखा जा सकता है। तो पहली चीज उनको अपने गोल तय करने चाहिए और उसके बाद हर गोल के हिसाब से वो एसेट एलोकेशन तय करते हुए स्कीम्स का चुनाव करें, ये बेहतर होगा। लेकिन किसी भी वक्त पर उन्हें अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। और साथ ही जैसा आपने कहा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, फैमिली में बहुत सारे बदलाव होते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में बदलाव होते हैं, उस हिसाब से भी आपको अपना एसेट एलोकेशन चेंज करना होगा। ऑलराइट, अगले दर्शक योग ध्यान हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते कविता जी। मैं आपको योग बुला सकती हूँ? जी जी, योगी वुड बी फाइन। अच्छा, बताएं, आपने जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनी दी है, आप भी 25 इयर्स के हैं, क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बेसिकली। अच्छा जी। तो आपने जो एनपीएस चुना है इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपने टाटा डिजिटल इंडिया और आपने क्वांट का एलएसएस फंड अपने पोर्टफोलियो में डाला है ना? करेक्ट। और साथ ही आपके पास एक्सिस ब्लू चिप भी है? जी, वो लार्ज कैप में। कब से कर रहे हैं? मैं एक्चुअली नया इन्वेस्टर, मतलब नया निवेशक ही हूँ। अभी इसी साल लगभग मिड ऑफ दिस ईयर से मैंने शुरू किया है। एंड मैं वही 2-3 सवाल थे मन में। पूछिए। तो मतलब मैं, जैसे ये इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 10 to 15 के अभी राइट नाउ, तो और मैंने आपको जैसे बताया कि म्यूचुअल फंड मेरे पास ये है। एंड गोइंग ऑन नेक्स्ट ईयर से जैसे जैसे मतलब इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी डेफिनेटली मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ बढ़ाने का। राइट। तो पहला सवाल तो ये कि मतलब आर दीज म्यूचुअल फंड्स गुड, एंड मतलब इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो ये मेंशन्ड है करते हैं एप्स वगैरह, तो ये मतलब कैसे इनका रहता है। एंड सेकेंडली कि एक वन टाइम लमसम और सिप, इन दोनों में से कौन सा बेटर रहता है? ठीक है, आप कितने साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं? अभी के लिए तो इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल तो आई विल बी कंटिन्यूइंग इट इन अ लॉन्ग रन। मतलब कि नेक्स्ट जब तक मैं मतलब आई एम अलाइव तो आई विल बी आई एम प्लानिंग लाइक दैट। सो बट देन व्हाट डू यू मीन इफ एवरीथिंग गोज वेल? Yeah, if everything turns out as I'm expecting, like if every year I will be getting a higher income and appraisals will be happening, right? So I'll be increasing my investment and proceeding like that and getting new market tricks and tips. All right.
तो मेरे ख्याल से कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो पंकज जी हमें योगी को समझानी होगी, और मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ योगी कि कहीं पर भी अगर आप इक्विटी बाजार में निवेश करते हैं तो कोई भी आपको गारंटीड रिटर्न नहीं प्रॉमिस कर सकता है। अगर आप किसी भी ऐप को या किसी भी आर्टिकल को या किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप उसको तुरंत प्रभाव से फॉलो करना बंद करें, क्योंकि यहाँ पे गारंटीड रिटर्न नाम की कोई चीज़ नहीं है। इक्विटी में फ़ायदा तभी होगा जब आप बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखेंगे। लेकिन इसको बारीकी से और समझते हैं। उदाहरण लेकर भी मैं चाहती हूं कि पंकज जी योगी को समझाएं कि बाजार में इनका एक इरादा तो अच्छा है कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं निवेशित रहूंगा, वो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। लेकिन साथ ही जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की इनकी मंशा है, अगर वो नहीं मिले तो कहीं इनका मन डगमगा ना जाए और कहीं ये निवेश रणनीति अपनी बंद ना कर ले, इक्विटी से बाहर ना निकल जाए, ऐसा ना हो। इसीलिए जरूरी है इनको समझाना कि इक्विटी कामकाज कैसे करती है। बिल्कुल कविता। योगी जी, मैं आपको एक बात कहूंगा। पहली बात यह है कि देखिए, आपने कहा कि स्कीम के कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं। वो रिटर्न्स कहां से आते हैं? वो आते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न्स की, पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी है उस हिसाब से हम कहते हैं कि इस तरह के फंड्स में ऐसे रिटर्न्स देखे जा सकते हैं। लेकिन गारंटीड कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में सब कुछ निर्भर करता है अंडरलाइंग असेट्स के परफॉर्मेंस पर। अब क्योंकि इक्विटी फंड का मतलब ये हुआ कि वो शेयर मार्केट में निवेश करेगा। यहां पर कुछ टॉप 100 कंपनीज, यानी कि जो मार्केट कैप के आधार पर सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है 100, उन कंपनीज के चुनिंदा पोर्टफोलियो में अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है उसको हम कहते हैं लार्ज कैप। फिर उसके बाद 101 से लेकर और 250 कंपनी तक, यानी कि 101 से 250 तक की जो कंपनीज हैं वो मिड कैप में आती हैं, और 256 ऑनवर्ड जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप में होती हैं। तो ऐसे में जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, वहां पर स्टेबिलिटी अधिक होती है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इंफोसिस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन ये कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी हैं, तो यहां पर ग्रोथ भी एक लिमिटेड दायरे में होती है। जो मिड कैप कंपनीज होती हैं, यहां पर उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न्स भी मिलने की उम्मीद थोड़ी और ज्यादा होती है। स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो स्टॉक्स होते हैं वो अंडर रिसर्च होते हैं, छोटी कंपनीज हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो छोटे से बड़ी हो जाती हैं और रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज मार्केट से गायब हो जाती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह की कंपनीज हो, लेकिन उनके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसकी भी आपको समझ होनी चाहिए। अब दूसरी बात आपने पूछी थी कि एसआईपी और लमसम। देखिए, अगर मार्केट नीचे है और आपने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया और वहां से मार्केट ऊपर गया तो आपको फायदा ही फायदा है। लेकिन यदि आपने एक साथ इन्वेस्ट किया और मार्केट करेक्ट हो गया, मार्केट थोड़ा नीचे आया, तो आपका थोड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपको समय लगेगा पहले नुकसान की भरपाई करने में और फिर उसके ऊपर रिटर्न्स अर्न करने में। इसके बजाय यदि आप एसआईपी करें तो आपका क्या होगा कि एक एवरेज आउट हो जाएगा। जब मार्केट नीचे आएगा आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगी, मार्केट ऊपर रहेगा तो यूनिट थोड़ी कम मिलेंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने में आपका जो रिस्क है उतार चढ़ाव का वो कम हो जाता है। तो आप नए निवेशक हैं, सैलरीड इंडिविजुअल हैं, मेरी सलाह आपको यह है कि आप एसआईपी के जरिए निवेश करें लंबे वक्त के लिए। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पर। आपके पोर्टफोलियो में आपने एक्सिस ब्लू चिप फंड को इंक्लूड किया है, जो कि लार्ज कैप फंड है। और जैसा मैंने कहा कि लार्ज कैप फंड बहुत स्टेबल होते हैं, लेकिन आपके लंबे समय में क्योंकि रिटर्न्स भी आपको अर्न करने हैं और लार्ज कैप फंड में अल्फा जनरेट करना, यानी कि मार्केट से बेहतर रिटर्न जनरेट करना या इंडेक्स से बेहतर रिटर्न इंडेक्स जनरेट करना आप थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको कहूंगा कि यदि आप एक्सिस ब्लू चिप फंड की जगह एक्सिस का ही एक्सिस फ्लेक्सी कैप या एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में इसको स्विच करें या वहां पर एसआईपी करें तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। तो ये एक सलाह है। और साथ ही आपने जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो एक सेक्टरल फंड है। अब लार्ज कैप फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है और सेक्टरल फंड में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक ही सेक्टर के में आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो मैं आपको कहूंगा कि टाटा डिजिटल इंडिया की जगह
यदि आप एक मल्टी कैप फंड का चुनाव करेंगे तो बेहतर रहेगा। और यहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप या आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड लेने की मैं आपको सलाह दूंगा। तो यहां पे थोड़े से चेंजेस मैं आपको बता रहा हूं, आपकी एज और आपके जो निवेश का लक्ष्य है, निवेश की अवधि है, उसके अनुसार आपको थोड़े से बदलाव करने चाहिए। ऑलराइट, चलिए समय यहाँ पर हमारे पास बहुत कम बचा है, लेकिन अगला सवाल मैं लेना चाहती हूँ गौतम पाती का। और फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है नवल ये, लेकिन इनके पास रॉयल सुंदरम हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली फ्लोटर है 5 लाख का। अब पूछ रहे हैं कि टॉपअप क्या लिया जा सकता है इसके ऊपर, और साथ ही अगर इन्हें अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराना हो तो क्या पोर्ट कराया जा सकता है। जी, टॉपअप ये कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। रॉयल सुंदरम या रेलिगेयर या निवा बुपा कोई भी कंपनी का प्लान ले सकते हैं। जनरली टॉपअप प्लान में ये 5 लाख का डिडक्टिबल ले ले, क्योंकि इनके पास 5 लाख का ऑलरेडी बेस कवर है। तो 5 लाख का डिडक्टिबल के साथ ये 10 लाख या 15 या 20 लाख का कवर ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि सुपर टॉपअप प्लान ले, क्योंकि उसमें वो प्लान एक तरह से टॉपअप का भी बेटर वर्जन ऑफ द प्लान है। पोर्ट कराने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि रॉयल सुंदरम भी एक अच्छी कंपनी है। पोर्ट कराने में अगर इनको कोई और बेटर प्लान मिल रहा है मार्केट में, इनकी एज के अनुसार बेटर रेट्स में मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये पोर्ट करा सकते हैं, कंटिन्यूटी बेनिफिट रहेगी। बट अगर यही प्लान इनके लिए सूटेबल है तो ये प्लान के साथ ये चल सकते हैं, और कोई और प्लान का कंपनी का ये टॉपअप प्लान ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, और आज से मनी मंत्रा पर हम एक खास चीज़ शुरू करने वाले हैं, वो है निवेश का गुरु मंत्र, जहां पर हमारे जो मेहमान हैं वो आपको एक ऐसा निवेश से जुड़ा टिप देंगे जिसको लागू करके आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की या तो शुरुआत कर सकते हैं या तो इस राह पे आगे बढ़ सकते हैं। तो डालते हैं नजर निवेश के गुरु मंत्र पर। पंकज जी बताएं, आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या होगा? एसेट एलोकेशन इज द की टू सक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में हमेशा एडिक्वेट एसेट एलोकेशन रखें। पूरा पैसा इक्विटी में नहीं, पूरा पैसा डेट में नहीं, पूरा पैसा रियल एस्टेट में नहीं, इसको बराबर से बांट कर चले। उम्र के हिसाब से, आपके लक्ष्य के हिसाब से उसमें बदलाव जरूर होगा, लेकिन हर वक्त पर आपका एसेट एलोकेशन रहना चाहिए। नवल, आपकी बारी है। हालांकि हमने इंश्योरेंस पर काफी बारीकी से आज चर्चा की है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस के लिहाज से क्या गुरु मंत्र आप देंगे? तो भारत में हमने ये देखा है कि लोग डिले करते रहते हैं, तो मेरा गुरु मंत्र यही है, इंश्योरेंस परचेज डिले करना ना ही मतलब काफी डेंजरस हो सकता है। आप उसको डिले ना करें। आप बेस्ट प्लान के चुनाव के लिए आप डिले ना करें, क्योंकि लोग डिसीजन लेने में बहुत वक्त लगाते हैं। उनको लगता है कि अच्छा और कंपैरिजन कर लिया जाए और देख लिया जाए, बट नहीं होने से बेटर है कि आप एटलीस्ट कोई ना कोई प्लान चूज। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर बैंडविड्थ इशू है, लेकिन जैसा कि नवल ने कहा कि आपको देरी नहीं करनी चाहिए, अपने आप को सबसे पहले इंश्योरेंस से कवर करना चाहिए। हालांकि अगला सवाल भी मुझे नवल से ही पूछना है। नवल मेरे साथ कनेक्ट हो, तब तक मैं सवाल बता देती हूँ। हमारे अजीत कुमार एक दर्शक है जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है, और नवी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इन्हें जानकारी चाहिए। काफ़ी नया है ये, और नवल मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। नवल जी, लाइव जुड़े हैं आप, कविता। चलिए बहुत बढ़िया। तो अजीत कुमार हमारे ये दर्शक हैं और नवल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ये बारीकी से समझना चाहते हैं कि इसे खरीदें या ना खरीदें। जी, नवी हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह से थोड़ी सी नई कंपनी है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो डेफिनेटली एज अ वेब एग्रीगेटर हम लोग पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी को अच्छा या बुरा नहीं कहते, बट मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि एक थोड़ी सी पुरानी कंपनी जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो, जैसे कि स्टार हेल्थ या निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह की कंपनीज को ये ज़्यादा प्रेफरेंस दे, ना कि एक नई कंपनी को, क्योंकि उसकी जो कस्टमर
सर्विसिंग है या क्लेम एक्सपीरियंस है, वो अभी कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड्स नहीं है, इतने साल की हिस्ट्री नहीं है हमारे पास उस कंपनी की। ऑलराइट, तो क्या रिकमेंड करेंगे इन्हें आप इसके अलावा? निवा बुपा, स्टार हेल्थ, निवा बुपा या केयर हेल्थ, इन 3 कंपनीज में से कोई भी चूज कर। ऑलराइट, हॉस्पिटल नेटवर्क देख लीजिएगा। अजीत, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें तो हॉस्पिटल नेटवर्क और किस तरह की सर्विसेज आपको दी जा रही है इस पॉलिसी के तहत, उस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, और नवल आपका, समय निकाला आपने और दर्शकों को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड किया। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन अपने सवालों का सिलसिला बरकरार रखें। आप सभी को बता दें कि अपने सवाल आप व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर है 9619873567। दीजिए इजाजत।